नमस्ते सभी को। आज देखते हैं जो 26 फरवरी और 27 फरवरी की जो करंट अफेयर्स है सूजस और पीआईबी में, उसको अपन देखते हैं एक एक करके। पहले 26 तारीख की देखते हैं, 26 फरवरी की। तो सर्वप्रथम देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो अब देखते हैं पर्यटन नेतृत्व शिखर सम्मेलन। जो पर्यटन नेतृत्व शिखर सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। कौन सा फाउंडेशन था? ये संकला फाउंडेशन के सहयोग से। किस फाउंडेशन के सहयोग से हुआ था? संकला फाउंडेशन के सहयोग से हुआ था। यूएस इंडिया पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित हुआ था। संकला फाउंडेशन के सहयोग से और यूएस इंडिया पार्टनरशिप फोरम के द्वारा आयोजित हुआ था। कौन सा? पर्यटन नेतृत्व शिखर सम्मेलन। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। किस किस के? संकला फाउंडेशन के सहयोग से यूएस और इंडिया पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित हुआ था। अब आगे देखते हैं श्री रॉब जेटेन। कौन है? श्री रॉब जेटेन। ये नीदरलैंड के समलैंगिक प्रधानमंत्री है पहले। कौन से? नीदरलैंड के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री है श्री रॉब जेटेन। कहाँ के प्रधानमंत्री बने थे? श्री नीदरलैंड के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने थे। अब देखते हैं केरल। केरल का नाम जो बदलकर केरलम हुआ था उसको पूरी डिटेल से देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 फरवरी को केरल राज्य का नाम बदलकर क्या कर दिया? केरलम करने का प्रस्ताव क्या दे दी? मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति द्वारा केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को केरल राज्य विधानसभा को संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत विचार विमर्श हेतु भेजा जाएगा। मतलब पहले तो केरल की राज्य विधानसभा थी, उसने जो लोकसभा थी उसमें भेजा था, वहाँ भी पास हो गया। अब राष्ट्रपति द्वारा इसको भी स्वीकृति मिल गई। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिल गई और अब ये केरल राज्य विधानसभा को संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत विचार विमर्श हेतु दोबारा भेजा जाएगा। भाई ये नाम बदलना है या नहीं बदलना। अब जैसे वो वहाँ पे हो जाएगा पास, तो ये इसका नाम चेंज हो जाएगा, केरल से केरलम हो जाएगा। अब देखते हैं केरल राज्य विधानसभा की राय प्राप्त होने के बाद भारत सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। जैसे केरल राज्य विधानसभा में ये पास हो जाएगा तो आगे की कार्रवाई करेगी, मतलब इसका नाम फिर चेंज हो जाएगा। ध्यान दें कि केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को एक प्रस्ताव पारित कर राज्य का नाम बदलकर, कौन सा? राज्य का नाम बदलकर मलयालम भाषा के अनुसार केरलम करने का निर्णय लिया था। वहाँ की भाषा है उसके अनुसार जो केरल का नाम है मलयालम भाषा में वो केरलम है, तो इसलिए उन्होंने केरल का नाम बदलकर केरलम करने का निर्णय लिया था। कब लिया था? 24 जून 2024 को। 24 जून 2024 को ये उन्होंने निर्णय लिया था। अब देखते हैं संविधान में संवैधानिक प्रावधान है वो आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और इनमें सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। वो कौन करती है? वो संसद विधि द्वारा किया जाता है। मतलब संसद नाम, एक तो नाम परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्रों में सीमाओं और नामों में परिवर्तन करती है, वो सिर्फ संसद करती है। जैसे किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर एवं नए राज्य का निर्माण कर सकती है। कौन करती है? ये संसद द्वारा। अथवा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा भी सकती है और किसी राज्य का क्षेत्र क्या कर सकती है? घटा भी सकती है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये कौन करती है? ये सिर्फ संसद करती है। नाम बदलने के उद्देश्य से कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। इसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रफल सीमाओं या नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट अवधि के भीतर उस समय राय व्यक्त करने के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए। जो भी मतलब क्षेत्रफल या सीमाओं या नाम को प्रभावित करने वाले राज्यों को राष्ट्रपति द्वारा क्या करता है? निर्दिष्ट अवधि के भीतर उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए। मतलब वो राय देना आवश्यक है उसका। अब देखते हैं धर्म गोर्जियन जो युद्धाभ्यास है वो 2026 में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गोर्जियन का 7वां संस्करण आज उत्तराखंड के चौबटिया स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में यह अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगा। अब इसके शुरू से देखते हैं धर्म गोर्जियन अभ्यास है वो भारत और जापान के मध्य के होता है। किस किस के मध्य? भारत और जापान के मध्य होता है। भारत में भारतीय सेना और जापान
ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है। और इसका कौन सा संस्करण है? इसका है 7वां संस्करण। और कहाँ पे हो रहा है? उत्तराखंड के चौबटिया में। कहाँ पे? उत्तराखंड के चौबटिया में। और ये कब से कब तक हो रहा है? ये 24 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगा। कब तक? 24 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगा। इन संस्करण में दोनों पक्षों के 120 सदस्यों का दल शामिल है। कितना दल है? 120 सदस्य का दल शामिल है। यह अभ्यास बारी बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है। जैसे इस बार इंडिया में हो गया तो अगली बार जापान में होगा। धर्मगोर्जन अभ्यास का उद्देश्य अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त अभियानों को अंजाम देने के लिए सैन्य सहयोग को मजबूत करना और संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना है। इसके बाद हम देखते हैं वज्र प्रहार। जो वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास है वो किस किस के मध्य होता है? वो होता है भारत और अमेरिका के। किस किस के? भारत और अमेरिका के मध्य होता है। और ये अभी हुआ था, जो कौन सा संस्करण था? ये 16वां संस्करण था। और कब से कब तक हुआ था? 24 फरवरी से 16 मार्च तक। कब तक? 24 फरवरी से 16 मार्च तक। कहाँ पे हुआ था? ये हिमाचल प्रदेश के बकलो स्थित विशेष बल प्रशिक्षण विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका का है। कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। कब से कब तक हुआ था? 24 फरवरी से 16 मार्च तक ये चलेगा। और कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के बकलो क्षेत्र में। इस सैन्य अभ्यास का पिछला संस्करण नवंबर 2024 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 2024 में अमेरिका के इडाहो आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित हुआ था। तो इसका जो पिछला था वो कहाँ पे हुआ था? इडाहो, अमेरिका के इडाहो जगह है, वहाँ पे हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 2024 में। अब देखते हैं भारतीय सेना के दल जिसका प्रतिनिधित्व विशेष बलों की इकाइयाँ कर रहे हैं, उसमें कितने जवान होंगे? उसमें 45 जवान होंगे। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से अमेरिका विशेष बलों को ग्रीन बेरेट्स के 12 जवान शामिल होंगे। मतलब इंडिया के तो 45 जवान होंगे और अमेरिका के 12 जवान होंगे। इसके बाद देखते हैं सुजीविका पोर्टल। कौन सा? सुजीविका पोर्टल। जैव प्रौद्योगिक विभाग। कौन से? जैव प्रौद्योगिक विभाग डीबीटी के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर उद्योग साझेदारी ABLE के सहयोग से विकसित AI संचालित बायोटेक उत्पादन डेटा पोर्टल सुजीविका का शुभारंभ किया गया। सुजीविका पोर्टल है वो AI संचालित द्वारा बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल सुजीविका का आरंभ किया था। कौन से? जैव प्रौद्योगिक विभाग डीबीटी के 40वें स्थापना दिवस पर। इसका साझेदार कौन है? ABLE। अब आगे देखते हैं प्रहार। कौन सा है? प्रहार देश की पहली आतंकवादी विरोधी नीति। प्रहार है वो देश की आतंकवादी पहली विरोधी नीति है प्रहार। तो प्रहार के फुल फॉर्म है प्रिवेंटेशन रिस्पॉन्स अगेंस्ट ह्यूमन राइट एट्रोसाइट एंड रेडिकलेशंस। इस नीति में पहली बार डिजिटल खतरों को भी आतंकवादी श्रेणी में रखा गया। मतलब जो प्रहार है वो पहली आतंकवादी विरोध नीति है, देश की पहली है ये प्रहार। तो ये याद रखना है। और जो आतंकवादी डिजिटल खतरों हैं उसको भी आतंकवादी की श्रेणी में रखा गया है। ये जो डिजिटल खतरे होते हैं जैसे साइबर अटैक होते हैं उनको भी आतंकवादी श्रेणी में रखा गया है प्रहार में। और इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है प्रहार की। अब आगे देखते हैं हिम कनेक्ट कार्यक्रम। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ऊर्जा और संसाधन संस्थान के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के दौरान 25 से 27 फरवरी तक नई दिल्ली के हिम कनेक्ट का आयोजन कर रहा है। हिम कनेक्ट कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में कार्यरत शोधकर्ताओं को स्टार्टअप, निवेशक और नीति निर्माताओं को जोड़ना है ताकि उनके शोध परिणामों को व्यापक स्तर पर लागू किया जा सके। अब देखते हैं हिम कनेक्ट कार्यक्रम किस किस के मध्य हो रहा है? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ऊर्जा और संसाधन संस्थान। ये याद रखना है। ये आयोजन कौन कौन कर रहा है? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संसाधन संस्थान विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के दौरान 25 से 27 फरवरी तक नई दिल्ली में हिम कनेक्ट का आयोजन किया जाएगा। हिम कनेक्ट कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय हिमालय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्टार्टअप, निवेशक और नीति निर्माताओं से जोड़ना है ताकि उनका शोध परिणामों को व्यापक स्तर पर क्या किया जा सके, लागू किया जा सके। अब देखते हैं सी राजगोपालाचारी।
राष्ट्रपति भवन में लगी ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर सी राजगोपालचारी की प्रतिमा लगाई जाएगी। जो राष्ट्रपति भवन में उसमें पहले कौन सी मूर्ति लगी थी? एडविन लुटियंस की। तो उसको हटाकर अब किसकी मूर्ति लगाई जाएगी? अब लगाई जाएगी सी राजगोपालचारी जी की। लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था। लुटियंस कौन था? जिसने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था। जबकि राजगोपालचारी इस भवन में रहने वाले पहले भारतीय राष्ट्राध्यक्ष और स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो पहले ब्रिटिश वास्तुकार थे एडविन लुटियंस, जिन्होंने क्या करा था? राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया था। तो पहले इसकी मूर्ति लगी थी, लेकिन अब उसको हटाकर सी राजगोपालचारी की मूर्ति लगाई जाएगी। भवन में सी राजगोपालचारी इस भवन में रहने वाले पहले क्या थे? पहले भारतीय राष्ट्राध्यक्ष और स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। बाकी देखते हैं, सी राजगोपालचारी ने तंजौर तमिलनाडु में नमक कानून तोड़ा था। सी राजगोपालचारी ने तंजौर तमिलनाडु से नमक कानून तोड़ा था। अब आगे देखते हैं, प्रोफेसर बी रविंद्रन। कौन है? प्रोफेसर बी रविंद्रन। आईआईटी मद्रास। कौन सी? आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर बी रविंद्रन को संयुक्त राष्ट्र के इंडिपेंडेंस इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई में नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? प्रोफेसर रविंद्र बी रविंद्रन को आईआईटी मद्रास के, कहाँ कहिए? आईआईटी मद्रास के। और कहाँ पे नियुक्त किया गया है इसको? इंडिपेंडेंस इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई में नियुक्त किया है। पैनल दुनिया में एआई के प्रभाव और उसके जिम्मेदार उपयोग पर मार्गदर्शन देगा। ये क्या काम होगा? ये जो पैनल है दुनिया में एआई के प्रभाव और उसके जिम्मेदार उपयोग पर क्या देगा? मार्गदर्शन देगा। रविंद्रन ने सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई की स्थापना कर भारत में जिम्मेदार आई शोध को दिशा दी है। इन्होंने किसकी वो करी थी? शोध करा था सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई। इसकी स्थापना करी थी रविंद्र ने, बी रविंद्र ने, प्रोफेसर थे। इसके बाद देखते हैं, ओवर लेडी ऑफ प्रेस कैथेड्रल महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई स्थित, कहाँ की थी? वसई स्थित इस चर्च को वर्ष 2025 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन मिला है। किसको मिला है? ओवर लेडी ऑफ प्रेस कैथेड्रल को। कहाँ का है? महाराष्ट्र का, पालघर जिले का है। महाराष्ट्र में पालघर जिले के वसई स्थित है। इसको क्या होता है? क्या ये चर्च, मेन बात है ये चर्च है। ये 2025 का यूनेस्को है, उसकी एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज में कंजर्वेशन मिला है इसको। अब देखते हैं सरस्वती लिपि। दक्षिण भारत की 4 प्रमुख भाषाओं कौन कौन सी है? तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम के लिए कन्नड़ भाषा विज्ञानी वेदेकिला वेंकटरमण ने इस कॉमन लिपि को विकसित किया है। जो दक्षिण भारत की 4 भाषा हैं वो कौन कौन सी है? तेलुगु है, कन्नड़ है, तमिल है और मलयालम के लिए कन्नड़ भाषा विज्ञानी वेदेकिला वेंकटरमण ने इस कॉमन लिपि को क्या करा है? विकसित किया है। अब देखते हैं अग्निवर्षा युद्धाभ्यास। कौन सा? अग्निवर्षा युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है? जैसलमेर में। अग्निवर्षा युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है? जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ है। यह युद्धाभ्यास वायु शक्ति 26 का है, 2026 का ही हिस्सा है। कब का है? 2026 का। और कौन सी है? इसमें वायु शक्ति है, जिसमें भारतीय वायुसेना दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों क्या कर रही है? तबाह कर रही है। अभी पूछ लेगा अग्निवर्षा जो युद्धाभ्यास है वो किस वायुसेना का है? तो ये वायुसेना का है। मतलब किस सेना का है? तो ये वायुसेना का है। और वायु शक्ति 26 का ही हिस्सा है। ये क्या करती है? ये काल्पनिक जो दुश्मन के काल्पनिक ठिकाने हैं उनको क्या करती है? तबाह करती है। अब बात देखते हैं खाद्यान्न उत्पादन। जी ये आर्थिक समीक्षा में भी दे रखा है खाद्यान्न उत्पादन। वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 283.98 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। कितना अनुमान है? 283.98 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो गत वर्ष की तुलना में कितना कम है? 8.28% कम है। तो ये याद करना है भाई 2025-26 में जो अग्रिम अनुमान है उसके अनुसार कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना है? 283.98 लाख मीट्रिक टन, जो कि पिछले साल की तुलना में कितना कम है? 8.28% कम है। अब देखते हैं राजस्थान किस किस में प्रथम स्थान पर और किस में दूसरे स्थान पर है। आगे देखते हैं राई और सरसों में राजस्थान कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। और देश का कितना % होता है? 43.43।
कितना 43.43% राजस्थान में पाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है बाजरा। बाजरा में भी राजस्थान कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। और कितना बाजरा होता है राजस्थान में? देश का 41.34%। कितना? 41.34% बाजरा होता है राजस्थान में। इसके बाद में तिलहन। तिलहन भी प्रथम स्थान है, तिलहन में भी प्रथम स्थान है और कितना? 23.61% राजस्थान में होता है देश का। इसके बाद में मोटा अनाज। मोटा अनाज में भी प्रथम है और 14.21% होता है। और गंवार में भी प्रथम है, 88.80% राजस्थान में होता है देश का कुल। तो अब देखते हैं किस किस में राजस्थान प्रथम स्थान पर। राई, सरसों, बाजरा, तिलहन, मोटा अनाज, गंवार, इन सब में क्या है? राजस्थान पहले स्थान पर है। इसके बाद हम देखते हैं मूंगफली। मूंगफली में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। मूंगफली में दूसरा स्थान है और कितना देश का कितना परसेंट होता है यहाँ पे? 19.91। तो मूंगफली का डायरेक्ट याद करते हैं। मूंगफली में कितने दाने? 2 दाने, मतलब दूसरे स्थान पर। चना। चना तीसरे स्थान पर है। चना में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। और कितना होता है? 17.39% होता है देश का। इसके बाद में दलहन। दाल में तीसरे स्थान पर है। दाल में कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर और 13.76% होता है। इसके बाद में सोयाबीन। सोयाबीन में भी तीसरे स्थान पर और 8.99% होता है यहाँ पे राजस्थान में देश का, पूरे देश का मतलब कितने? 8.96% होता है। इसके बाद हम देखते हैं रोजगार मेला। रोजगार मेला अजमेर में होगा। कब होगा? 28 फरवरी को, मतलब कल होगा। वहाँ पे पीएम मोदी जाएंगे और इस कार्यक्रम के दौरान HPV, कौन सी? HPV वैक्सीन की लॉन्चिंग भी की जाएगी। रोजगार मेला कहाँ पे होगा? अजमेर में 28 तारीख होगा। और कौन? पीएम मोदी इसमें आएंगे और HPV वैक्सीन की लॉन्चिंग भी की जाएगी। तो ये HPV वाला याद करना है भाई। HPV वैक्सीन की लॉन्चिंग कहाँ से हुई थी? अजमेर से, रोजगार मेले में 28 फरवरी को पीएम मोदी द्वारा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार इस महीने के अंत तक देश भर में 24 वर्ष की लड़कियों के लिए एक विशेष HPV टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। मतलब जो भी 14 साल की लड़कियां हैं उनके लिए एक HPV टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही हैं। ये किस लिए? सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए WHO की सिफारिश पर इस टीके का सिंगल डोज दिया जाएगा। मतलब जो भी 14 साल की लड़कियां हैं उनको ये टीका दिया जाएगा सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए। और कौन से? सिंगल डोज होगा केवल। अभियान के पहले 90 दिनों में वे सभी लड़कियां जिनकी आयु 14 वर्ष है सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त टीका लगवा सकेगी। मतलब जिनकी 14 वर्ष की आयु, वो स्वास्थ्य केंद्रों पर, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त में टीका लगवा सकेगी। इस अभियान में MSD, कौन सा? MSD की गार्डशील वैक्सीन का उपयोग होगा। MSD की गार्डशील वैक्सीन का क्या होगा? उपयोग होगा। यह वैक्सीन ह्यूमन पोपिलोमा वायरस के टाइप 16 और 18 से बचाती है। जो ह्यूमन पोपिलोमा वायरस होता है उसके टाइप 16 और 18 से ये क्या करती है? बचाती है। कौन सी वैक्सीन है? गार्डशील वैक्सीन है। MSD की गार्डशील किसने बनाई थी? MSD ने। उल्लेखनीय है कि स्वदेशी वैक्सीन, कौन सी है? स्वदेशी वैक्सीन सर्वावाक को WHO की तरफ से मंजूरी मिलना अभी तक शेष है। जो अपने देश की वैक्सीन है, स्वदेशी वैक्सीन सर्वावाक है, उसको अभी तक WHO की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है, मतलब मिलना अभी बाकी है। भारत में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे कम आम कैंसर है। मतलब जो भी महिला होती है उनमें सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये टीका लगवाया जा रहा है। जिसके चपेट में हर साल हर साल लगभग 1.25 लाख महिलाएं आती हैं। मतलब कितनी महिलाएं आती है? 1.25 लाख महिलाएं आती हैं हर साल सर्वाइकल कैंसर में। अब देखते हैं जिंक पार्क कहाँ है? जिंक पार्क है भीलवाड़ा। जिंक पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? जिंक पार्क किया गया है भीलवाड़ा में। देश का पहला, कौन सा है? देश का पहला है ऐसा पार्क खानकला में बनाने जा रहा है। मतलब भीलवाड़ा का खानकला में बनाने जा रहा है, जो कि देश का पहला इंटीग्रेटेड डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रियल हब होगा। कौन सा होगा? देश का पहला इंटीग्रेटेड डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रियल हब होगा। किसकी सहायता से बनवा रहे हैं? रिको की सहायता से विकसित किया जा रहा है। इस पार्क की स्थापना के लिए हिंदुस्तान जिंक और त्रिपुरा ग्रुप के बीच में क्या हुआ था? समझौता हुआ था। किसके मध्य? हिंदुस्तान जिंक और त्रिपुरा ग्रुप के बीच में समझौता हुआ था। अब देखते हैं जिंक पार्क कहाँ है? भीलवाड़ा में, और देश का पहला पार्क है। और भीलवाड़ा में कौन सी जगह? खानकला में बनने जा रहा है। और पहला क्या होगा? इंटीग्रेटेड डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रियल हब होगा। रिको की सहायता से बनाया जा रहा है और इसमें हिंदुस्तान जिंक और त्रिपुरा ग्रुप के बीच में क्या हुआ है? समझौता हुआ है।
अब देखते हैं पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज वायुसेना की ओर से आयोजित वायु शक्ति, कौन सा, वायु शक्ति 2026 युद्धाभ्यास में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू वो जैसलमेर पहुंचेगी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, और जो इसकी मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू वो जैसलमेर पहुंचेगी। अब देखते हैं बेनिफिकेशन और प्लेट प्लांट। बेनिफिकेशन प्लेट प्लांट मेसर्स ग्रोथ इंडस्ट्रियल मिनरल्स लिमिटेड के ग्राम राम लायवर्स तहसील नीमका थाना में 53 हेक्टेयर की भूमि आवंटित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि बेनिफिकेशन और प्लेट प्लांट में कृषि अपशिष्ट जैसे पराली और भूसी या लौह एसिड को उच्च गुणवत्ता वाले संकुचित ईंधन प्लेट्स या औद्योगिक कच्चे माल में बदला जाता है। इससे प्रदेश में स्टील वैल्यू चेन को मजबूती मिलेगी। तो इतना ये खास नहीं है, लेकिन देखना जरूरी है भाई। बेनिफिकेशन और प्लांट कहाँ पे है, नीम का थाना सीकर। अब आगे देखते हैं पंचायत राज और नगर पालिका विधेयक। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब देखते हैं प्रदेश की कैबिनेट ने 31 साल पुराने, कितने साल, 31 साल पुराने भैरव सिंह शेखावत सरकार के फैसले को बदल दिया। जो 31 साल पुराना था भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार के, उस फैसले को क्या कर दिया, बदल दिया। राजस्थान पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 में संशोधन करा और राजस्थान नगर पालिका में संशोधन किया था 2026 के तहत। मतलब राजस्थान पंचायती राज और राजस्थान नगर पालिका इन दोनों क्या करा, संशोधन किया था। अब 2 से अधिक संतान, पहले क्या थे, जिनके दो से भी ज़्यादा अधिक संतान थी वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 2 से अधिक संतान वाले भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे, पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा, कब का अधिनियम है ये, 1994 का। और धारा कौन सी है, धारा 19 में संशोधन किया है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में संशोधन कर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम कब का है, 1994 का। इसकी धारा कौन सी है, 19। और राजस्थान नगर पालिका वाला अधिनियम कब का है, ये अधिनियम है 2009 का। और धारा कौन सी है, 24 में संशोधन कर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल के अन्य निर्णय भी थे, कौन कौन से थे, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 के संशोधित करते हुए शब्द कुष्ठ रोग को खतरनाक रोग की श्रेणी से हटाया गया है। जो कुष्ठ रोग था उसको खतरनाक रोग की श्रेणी से क्या कर दिया, हटाया दिया गया है। राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को समाप्त कर राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन का निर्णय मंत्रिमंडल में किया गया। राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन कर दिया, मंत्रिमंडल में किया गया। अब 3600 पे ग्रेड लेवल मतलब L10 का नया वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी का पद सृजन किया गया। जो मतलब वरिष्ठ ग्राम अधिकारी था, विकास अधिकारी से वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी, मतलब जो प्रमोशन होगा वो क्या बनेगा, वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी। और उसका पे ग्रेड कितना होगा, उसका पे ग्रेड होगा 3600 पे ग्रेड, लेवल 10 की जॉब होगी। इसके बाद हम देखते हैं नवीन आयुर्वेद विश्वविद्यालय अजमेर में, कहाँ पे, अजमेर में स्थापना की जाएगी इसकी नवीन आयुर्वेद विश्वविद्यालय की। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान आयुर्वेद योग एंड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी अजमेर विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मतलब जो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी खुलेगी वो कहाँ खुलेगी, अजमेर में खुलेगी। राजस्थान आयुर्वेद योग एंड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी अजमेर विधेयक 2026 के तहत प्रारूप का क्या कर दिया, अनुमोदन किया गया। अब देखते हैं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, वर्षा जल संचयन, कौन सा, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान का द्वितीय चरण 25 मई गंगा दशहरा से 5 जून, मतलब 25 मई से और 5 जून तक होगा। कब से कब तक होगा द्वितीय चरण, 25 मई से 5 जून तक होगा। मतलब गंगा दशहरा से पर्यावरण दिवस तक इसका अभियान चलाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस अभियान के प्रथम चरण में राजस्थान देश भर में तीसरे स्थान पर रहा था। जो भी ये रहा था वो कौन से स्थान पर रहा था, वो तीसरे स्थान पर रहा था, वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान। अब देखते हैं कौन सा संस्करण था, द्वितीय चरण कब से कब तक हुआ था, 25 मई से 5 जून तक।
25 मई मतलब गंगा दशहरा से और पर्यावरण दिवस तक। और इसमें राजस्थान कौन से स्थान पर रहता है? इसमें राजस्थान रहता तीसरे स्थान पर। प्रथम चरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बाड़मेर और भीलवाड़ा जिलों को केंद्र द्वारा सम्मानित भी किया गया था। मतलब राजस्थान में बाड़मेर और भीलवाड़ा प्रथम स्थान पर थे। राजस्थान में बाड़मेर और भीलवाड़ा कौन से स्थान पर थे? प्रथम स्थान थे। उसको केंद्र सरकार ने क्या करा था? सम्मानित किया था। इसके बाद हम देखते हैं राज्य की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है दिसंबर 2025 तक? ये इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। दिसंबर तक कितनी है? 31,556.43 मेगावाट। कितनी है? दिसंबर 2025 तक 31,556.43 मेगावाट। सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? 9,898 मतलब 98 9,898 सौर ऊर्जा है। और पवन ऊर्जा कितनी है? 4,416.12 मेगावाट है। दोनों मिलाकर कुल 45.46% हिस्सा है। दोनों मिलाकर कुल कितना है? 45.46% हिस्सा है। कितनी मेगावाट है 2025 तक दिसंबर तक? वो है 31,556.43। और सौर ऊर्जा में कितनी है? 98 मेगावाट। और पवन ऊर्जा में 4,416.12 मेगावाट है। और दोनों मिलाकर कितना हिस्सा है? 45.36% हिस्सा है। अब देखते हैं औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति। जो औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति थी वो 2026। अब इसको देखते हैं। निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए 4 मॉडल प्रस्तावित किए गए। कितने मॉडल किए गए? 4 मॉडल प्रस्तावित किए गए। जो नीति थी औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 उसमें जैसे मॉडल ए है पूर्ण तरीकों द्वारा आवंटित भूमि पर विकास। जो पूर्ण तरीकों द्वारा आवंटित भूमि है उस पर क्या करना है? विकास करना। और मॉडल बी में क्या है? 80% भूमि विकासकर्ता द्वारा अधिग्रहण एवं शेष 20% भूमि रिको द्वारा। मतलब 80% भूमि है ना वो तो विकासकर्ता द्वारा और 20% भूमि अधिग्रहण शेष भूमि रिको द्वारा दी जाएगी। मॉडल सी में संपूर्ण भूमि की विकासकर्ता द्वारा मतलब जो संपूर्ण भूमि है वो विकासकर्ता जो भी विकास करेगा उसके द्वारा। और मॉडल डी मतलब पीपीपी मॉडल। मॉडल डी कौन सा है? पीपीपी मॉडल। निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयाँ स्थापना अनिवार्य हैं। अब क्या कह रहा है ये कि जो भी निजी क्षेत्र है उसमें कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य है। राज्य सरकार औद्योगिक पार्क कौन सा? औद्योगिक पार्क के लिए सामान्य अवसंरचना विकास पर कितना %? 20% पूंजीगत अनुदान भी देगी। मतलब राज्य सरकार कितना देगी? 20% पूंजीगत अनुदान भी देगी। इसकी अधिकतम सीमा कितना है? 100 एकड़ तक पार्क के हेतु 20 करोड़ रुपये। 100 एकड़ का जो भी पार्क है उसमें 20 करोड़ रुपये दें। और 100 एकड़ से 250 एकड़ हेतु 30 करोड़ रुपये। कितना? 30 करोड़ रुपये। और 250 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल हेतु 40 करोड़ रुपये 40 करोड़ होगी। अधिकतम आयु सीमा कितनी? अधिकतम सीमा कितनी? अधिकतम सीमा मतलब 100 एकड़ तक के लिए तो 20 करोड़, 100 एकड़ से 250 एकड़ के लिए 30 करोड़ और 250 एकड़ से अधिक के लिए 40 करोड़ रुपये की। साथ ही हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सीईटीपी पर व्यय का 50% प्रतिपूर्ति अधिकतम 12.5 करोड़ रुपये प्रति पार्क का प्रावधान भी किया गया है। मतलब जो हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सीईटीपी पर व्यय का कितना % है? 50% भी दिया गया है। मतलब 12.5 करोड़ प्रति पार्क का प्रावधान भी किया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं भारत रणभूमि दर्शन अभियान। कौन सा? भारत रणभूमि दर्शन अभियान। नेतृत्व सेना की तोपखाना रेजिमेंट। कौन सी रेजिमेंट थी इसमें? तोपखाना रेजिमेंट द्वारा गुजरात के तटीय शहर द्वारका में। कहाँ पे होता? गुजरात के तटीय शहर द्वारका में 3 फरवरी 2026 को आरंभ हुई 3400 किलोमीटर लंबी एसयूवी यात्रा ने गुजरात और राजस्थान के प्रमुख युद्ध क्षेत्रों को पार करते हुए यह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर समाप्त हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? गुजरात के तटीय शहर द्वारका से 3 फरवरी 2026 को आरंभ हुई थी। और कितनी लंबी थी? 3400 किलोमीटर लंबी थी एसयूवी यात्रा ने। और कौन कौन से राज्य में थे? गुजरात और राजस्थान के प्रमुख युद्ध क्षेत्रों को पार करते हुए यह नई दिल्ली तक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर क्या होती है? समाप्त हुई थी। कितने दल थे इसमें? इसमें थे 35 सदस्यीय दल। तोपखाना रेजिमेंट के कौन सी रेजिमेंट थी? तोपखाना रेजिमेंट के तोपची भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और सीमा सुरक्षा बल के जवान भी शामिल थे। तोपखाना रेजिमेंट के तोपची थे, भारतीय नौसेना के और सीमा सुरक्षा बल के जवान भी इसमें क्या थे? शामिल थे। अब देखते हैं अष्टलक्ष्मी दर्शन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ये कहाँ पे होता है?
ये किसके द्वारा मतलब लॉन्च किया गया है? ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा? अष्टलक्ष्मी दर्शन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा क्या करा? लॉन्च किया गया। लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य है देश के अलग अलग इलाकों में के युवाओं को भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों अष्टलक्ष्मी को जाना और समझना। मतलब जो युवा है उसको भारत के जो पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं उनको जाना और समझना है। कौन सा प्रोग्राम था ये? अष्टलक्ष्मी दर्शन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है। टूर की अवधि कितनी है? टूर की अवधि है 14 दिन। कितनी है? 14 दिन। कुल विद्यार्थी और बैच 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 1280 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी? 1280 विद्यार्थी। 32 बैच में हिस्सा लेने की योजना है। कितना बैच है? बैच बनेंगे 32 और इसमें योजना में भाग लेंगे। वर्तमान में चल रहे 12वें बैच में झारखंड और पुडुचेरी के 20-20 विद्यार्थी शामिल हैं। मतलब वर्तमान में भी चल रहा है। कौन सा बैच चल रहा है? 12वां। और कहाँ के विद्यार्थी शामिल है? झारखंड और पुडुचेरी के। कितने विद्यार्थी शामिल है? 20-20 शामिल है। अब तक अलग अलग कौन से? अब तक अलग अलग राज्यों के 471 विद्यार्थी इस कार्यक्रम का हिस्सा ले चुके हैं। मतलब कितने ले चुके हैं? 471 विद्यार्थी हिस्सा ले चुके हैं। और कितने लेंगे? 1280 विद्यार्थी टोटल 28 राज्य के, और 32 बैच बनेगा और 12वां चल रहा है। कौन कौन से में? झारखंड और पांडुचेरी के विद्यार्थी इसमें शामिल 20-20। अब देखते हैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग श्री हरदीप सिंह गिल। कौन? श्री हरदीप सिंह गिल और श्री करम सिंह कर्मा ने 23/2/2026 से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है। मतलब सदस्य कौन कौन है सफाई कर्मचारी आयोग में? सफाई कर्मचारी आयोग में है श्री हरदीप सिंह गिल और करम सिंह कर्मा ने 23 फरवरी 2026 से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में सदस्य के रूप में क्या करा? पदभार ग्रहण किया था। वर्तमान में अध्यक्ष पद क्या है? खाली है। अध्यक्ष कोई भी नहीं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में। पूर्व अध्यक्ष कौन था? पूर्व अध्यक्ष एम वेंकटेशन का कार्यकाल 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गया था। मतलब 1 साल से अभी तो कोई अध्यक्ष नहीं है, मतलब खाली है अध्यक्ष। आयोग के बारे में जानते हैं। आयोग के बारे में सफाई कर्मचारी आयोग 4 सितंबर 1993 को पारित राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एक्ट 1993 के तहत इस आयोग का गठन 12 अगस्त 1994 को सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। मतलब आयोग कब आया था? आयोग आया था 1993 के। और कब था? पारित कब हुआ था? 4 सितंबर 1993 को पारित हुआ था। आयोग कब आया था? 1993 को। पारित कब हुआ था? 4 सितंबर 1993 को पारित हुआ था। और गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 12 अगस्त 1994 को। और ये कौन सी निकाय है? यह सांविधिक निकाय है। चूँकि यह एक निश्चित अवधि के लिए लागू किया गया था। मतलब एक अवधि के लिए लागू किया गया था। अतः 29 फरवरी 2004 को यह एक्ट लैप्स हो गया था। मतलब ये एक्ट क्या था? लैप्स हो गया था। अतः वर्तमान में यह आयोग सामाजिक न्याय व एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में कार्यरत। मतलब अभी किस में आता है? ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आता है। इस आयोग का कार्यकाल समय समय पर सरकारी संकल्पों द्वारा बढ़ाया जाता है। जैसे कि वर्तमान में इस आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। मतलब समय समय पर क्या करते हैं? इसको बढ़ा दिया जाता है इसका कार्यकाल। तो अभी तक कितना कर दिया? अब कर दिया 31 मार्च 2028 तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब देखते हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण मतलब TRAI ने 25 फरवरी को ट्राई दिवस, कब? ट्राई दिवस 2026 का आयोजन किया गया। 25 फरवरी को ट्राई दिवस मनाया जाता है। और 20 फरवरी 1993 को TRAI की स्थापना हुई थी। और इसको कितने हो गए? 29 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। मतलब 20 फरवरी 1993 को TRAI की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसको कितने वर्ष हो गए? पूरे 29 वर्ष हो गए। इसलिए इन्होंने 25 फरवरी क्या मनाया था? 25 फरवरी को ट्राई दिवस मनाया था। अब देखते हैं IIT खड़गपुर दूरसंचार विभाग की तकनीकी शाखा दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र ने उन्नत संचार प्रौद्योगिकी और वैश्विक मानकीकरण गतिविधियों में संयुक्त अध्ययन, अनुसंधान और तकनीक सहयोग करने के लिए भारतीय संस्थान खड़गपुर के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। मतलब दूरसंचार विभाग की तकनीकी शाखा है और दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र ने उन्नत संचार प्रौद्योगिकी और वैश्विक मानकीकरण में संयुक्त अध्ययन और अनुसंधान तकनीकी के लिए IIT खड़गपुर के साथ क्या करा था? MOU पर हस्ताक्षर किए थे। सहयोग के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? 6G मतलब 6G जो नेट आता है वो, AI सक्षम दूरसंचार प्रणाली, रेडियो एंटीना और MIMO प्रौद्योगिकी
तथा उपग्रह और गैर स्थलीय नेटवर्क भी शामिल है। मतलब इसमें 6 प्रमुख कौन कौन से थे, वो 6G थे, मतलब 6G पर काम करना, AI पर और रेडियो पर, एंटीना पर, MIMO प्रौद्योगिकी पर तथा उपग्रह पर और गैर स्थलीय नेटवर्क भी इसमें क्या है, शामिल है। अब देखते हैं अरविंद केसी। कौन है? अरविंद केसी। ओपन AI ने भारतवंशी केसी को नया चीफ पीपल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। जो अरविंद केसी हैं वो कहाँ पे नियुक्त हुए हैं? ओपन AI में। कहाँ पे? ओपन AI में, है ना। कहाँ के? ये भारत के, है ना। कहाँ के? चीफ AI में क्या कराता है इसको? चीफ पीपल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। किसको? अरविंद केसी को, है ना। AI में है, चीफ पीपल ऑफिसर नियुक्त किया गया है भारतवंशी केसी को। अरविंद केसी, पूरा नाम इनका है अरविंद केसी। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। केंद्र सरकार की भारत डिजिटल सार्वजनिक संरचना को मजबूत करने के लिए एवं सब्सिडी वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 26 फरवरी 2026 को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित खाद्य सब्सिडी वितरण पायलट परियोजना शुरू करेगी। मतलब केंद्र सरकार है वो सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए सब्सिडी वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक कदम उठाते हुए 26 फरवरी 2026, कब? 26 फरवरी 2026 को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में, कहाँ पे होगा? पुडुचेरी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित खाद्य सब्सिडी वितरण पायलट परियोजना शुरू करेगी। और यह पायलट प्रोजेक्ट पुडुचेरी सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और नियमित बैंकिंग सहयोगी और केनरा बैंक के समन्वय से लागू किया जा रहा है। किसके? एक तो है पुडुचेरी सरकार, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा है सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और केनरा बैंक के समन्वय से लागू किया जा रहा है। अब है निधि छिब्बर। नीति आयोग की नई अंतरिम CEO, नीति आयोग क्या है? नई अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है। कौन है? निधि छिब्बर को। श्री BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल 24 फरवरी को क्या हो गया? समाप्त हो गया है। कब हुआ था? 24 फरवरी को। तो इसकी जगह को किसको नियुक्त करा था? अंतरिम करा था निधि छिब्बर को, है ना। CEO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। जो निधि है, निधि को CEO का क्या करा? अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, है ना। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अभी कौन है? अभी है नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। कौन है? सुमन के बेरी, मतलब नीति आयोग है उसके। अभी CEO कौन है? अभी है निधि छिब्बर, वो है अतिरिक्त है। और इसके पहले कौन था? BVR सुब्रमण्यम था। उसका कार्यकाल सब कब समाप्त हो गया? 24 फरवरी को समाप्त हो गया था। और अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं मतलब अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है? श्री सुमन के बेरी हैं। तो ये अपन ने 26 और 27 तारीख की जो भी करंट अफेयर्स थी सुजस में, PIB में और DIPR में जितनी भी करंट अफेयर्स थी वो अपन ने देख ली। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।